आज के शो में। कराची तमाम रिफाई प्लॉट्स और सरकारी जमीनों को फौरी वारगुजार कराने का हुक्म। 3 महीनों में सिंध भर की जमीनों का मुकम्मल रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराने के अहकामात। तजावजात, कब्जे और गैर कानूनी तामीरात, कराची का बेड़ा गर्क। क्या सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिर्फ माल बना रहा है? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज बड़ा अहम पहलू है जिस पर हम बात करने लगे हैं। इस शहर कराची को अगर आप कहा जाए कि डिज़ास्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, बारिशों के भी बाद फिर दोबारा हो रही है, सीवरेज का निज़ाम हो या जो भी हो, हमने देखा है कि इस मुल्क के अंदर एक कंक्रीट का जंगल बिछाया गया, ओपन स्पेसेस को उस वक्त कब्जे किए गए जिसमें सियासी पुष्पनाई हासिल थी। तमाम जो ताकतवर हुक्मरान थे, किसी एक जमात की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की बात भी हो रही है। जो भी ताकतवर था उसने जहाँ जोर चला वहाँ कब्जा किया। एम्यूनिटी प्लॉट्स, पब्लिक स्पेसेस पे कब्जे हुए। विद फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपके सामने सारी बातें रखते हैं, लेकिन एक टेस्ट केस के तौर पे अलादीन पार्क वाला मामला से शुरू करते हैं। इसके खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ रिसेंटली, जो कमर्शियल यहाँ पे एक्टिविटीज़ थी। इसके अलावा भी और बहुत से टावर्स हैं जिनके खिलाफ, और बहुत से एम्यूनिटी प्लेस जो है इस पर हैं, जब पब्लिक स्पेस थी, कोई पार्किंग की जगह थी, कोई पार्क था जहाँ पर कब्जा हुआ। और इस मामले में एक अहम तरीन समात इस पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस पर इसको देख रहे हैं। लेकिन इस मामले को, जैसा मैंने कहा, कि एक टेस्ट केस के तौर पर आप समझते हैं। आज इस प्रोग्राम बेनकाब में टेस्ट केस के तौर पर अलादीन पार्क से स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हमने हासिल की हैं, और हम इस प्रोग्राम को पहले आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़ा रखते हुए फिर आगे बढ़ाएंगे। जिसमें हमने जो देखा उसके मुताबिक तकरीबन 25 साल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक निजी कंपनी ए जॉय प्राइवेट लिमिटेड और केएमसी के दरमियान मई 30, 1995 को हुआ। 1995 को ये इस वक्त मुआहदा हुआ और 25 साल का ये मुआहदा था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक तकरीबन 52 एकड़ 52 एकड़ ये ज़मीन है, जो कि बिल्कुल सफारी पार्क के सामने और इस वक्त राशिद मिनास रोड के ऊपर ये डेवलपमेंट एक लीज के लिए इस पर दी गई अम्यूजमेंट पार्क। और अम्यूजमेंट पार्क बनाते वक्त जो मेरी बात हुई लोगों से, ऑफिशियल्स के, तो कहा गया कि एक डिज्नी लैंड के तर्ज के ऊपर एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहते हैं इस 52 एकड़ ज़मीन के ऊपर। फिर क्या हुआ? ये एग्रीमेंट हुआ जो तकरीबन जो कई बार रिवाइज भी हुआ। 2001 से लेकर 2005 तक जमात इस्लामी के मेयर थे नेमतुल्लाह खान साहब, उनके ज़माने में तकरीबन 2 बार रिवाइज़ हुआ। उस ज़माने में सबलीज़ इसकी जो है इस पर जो दुकानें थी उनकी अलाउ की गई। फिर यहाँ पे एक निजी क्लब भी इस पर तामीर हुआ। तकरीबन 2 बार रिवाइव होने के बावजूद भी जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था उसके मुताबिक तकरीबन 34% जो हिस्सा है इसका, वो भी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के तहत कवर होगा, और तकरीबन 65 जो % जो एरिया था इस पूरे 52 एकड़ के जो पूरा प्लॉट था इसका, उसको ओपन रखा जाएगा। और जो भी कमर्शियल एक्टिविटी होनी थी, यानी 5% जो कमर्शियल एक्टिविटी होनी थी, वो उस पूरे जो कवर्ड एरिया था उसमें शामिल थी, यानी 5% कवर्ड एरिया में शामिल थी। जो कमर्शियल एक्टिविटी होनी थी उसमें गिफ्ट शॉप्स, स्नैक बार्स, यानी जहाँ समोसा मिल जाए, कोई जाए अम्यूजमेंट पार्क के अंदर तो मुख्तलिफ चीज़ें जो मिलती हैं, अशिया एक अम्यूजमेंट पार्क में वो मिल जाए। तो 5% हिस्सा वॉज फॉर कमर्शियल एक्टिविटी, 5% हिस्सा था वॉज फॉर कमर्शियल एक्टिविटी। और ये एग्रीमेंट बार बार रिवाइज, जैसा मैंने कहा, 2001 से 2005 के दरमियान हुआ, पहले 95 में हुआ, फिर फारूक सत्तार साहब 97 में आए। इस तरह से ये कई बार जो मुतवातिर हुकूमतें आती रहीं, इस दौरान ये रिवाइज होता रहा। लेकिन हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसका जाल बढ़ता रहा। और फिर मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि टेस्ट केस के तौर पे आप देखें कि आज जो एक निजी कंपनी और एक केएमसी के दरमियान मुआहदा हुआ, वो किस तरह बिगड़ के और क्या बन गया, वो आप सबके सामने है। और इसी तरह इस शहर के अंदर अगर आप देखें मजमूई तौर के ऊपर, तो बिल्कुल इसी तरह इस शहर का सत्यानाश हुआ है। हमने देखा है जो इम्यूनिटी प्लॉट्स पे कब्जे हुए, और कब्जे फिर कमर्शियल एक्टिविटी, और फिर आगे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, और ये मामला इस पर एक पूरा जंगल बनता चला गया। इस सिलसिले में हमने कुछ साल पहले, यानी आज से 2-2.5 साल पहले, 2018 में एक रिपोर्ट एंटी करप्शन ने इस वक्त मुरतब की थी, और हमने वो रिपोर्ट उस वक्त दिखाई 2018 में, जब शायद इन चीज़ों का इतना तस्करा भी नहीं हो रहा था कि किस तरह अलादीन पार्क का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर अलादीन पार्क के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के बाद वहाँ पर क्या क्या इस पर नुकात शामिल थे एग्रीमेंट में, और किस तरह उन नुकात में तब्दीली की गई, और केएमसी मुबैना तौर पर मुलव्वस था, और जो मैनेजमेंट थी, और उसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे से मुलव्वस थे। अगर उस रिपोर्ट पर भी अगर थोड़ा सा रोशनी डालते हुए आपको बताएं, क्योंकि टेस्ट केस के तौर पर हम इसको प्रोग्राम को कर रहे हैं, आपके सामने अलादीन पार्क की मिसाल देकर आगे बताएंगे किस तरह शहर पे कब्जे हुए हैं। ये जो रिपोर्ट थी एंटी करप्शन की, इसमें कहा गया कि द डेवलपर शुड सबमिट अ डिटेल्ड मास्टर प्लान इंक्लूडिंग डिजाइन ऑफ द प्रपोज्ड अम्यूजमेंट पार्क टू द कॉर्पोरेशन विद इन 6 मंथ्स, यानी 6 महीने के अंदर उनको उस वक्त डेवलपमेंट प्लान देना था। और
ये साथ साथ लिखा गया, जैसा मैंने कहा, कि 34% एरिया जो होगा वो कवर्ड होगा अंडर बिल्डिंग स्ट्रक्चर मशीन्स एंड द रेस्ट 66% एरिया शेल बी कैप्ड एज एन ओपन स्पेस, यानी खुला छोड़ दिया जाएगा इस जगह को। और 5% से ज़्यादा इस पूरे 52 एकड़ के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकेगी, और ये 5% उस 34% एरिया के अंदर शामिल होगा। दैट द डेवलपर शेड नॉट सबलीज और असाइन द प्रोजेक्ट लैंड और part of to any part of it to anyone else. Violation of this condition shall also be trended no as a breach of agreement, यानी इसको मजीद दुकानों को सबलीज नहीं कर सकता जो भी डेवलपर है। The lessee should not be entitled to change the plans, ये उस एग्रीमेंट का हिस्सा है जो उस वक्त एंटी करप्शन की रिपोर्ट में जो नुकात हैं ये हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। लिखा गया कि the lessee shall not be entitled to change the plans approved by the lessor, और इसके अलावा प्रोवाइडेड दैट द लेसी शेल बी इंटाइटल्ड टू रीअरेंज विद इन द एरिया ऑफ द लैंड द वेरियस कंपोनेंट्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर एज लॉन्ग एज द कंपोनेंट्स। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ जो फीस आनी थी इस पार्क को रन करने में, अम्यूजमेंट पार्क को, उनका भी तस्करा किया गया था। यानी मिसाल के तौर पे बाद में जो ये एग्रीमेंट्स रद्द-बदल होते रहे, इसमें ये अमाउंट भी चेंज होती रही, मुख्तलिफ चीज़ें होती रहीं, लेकिन जो इस रिपोर्ट में लिखा था वो एंट्रेंस फ़ी, पार्किंग फ़ी, फिर जो क्लब है उसकी फ़ीस और मिसलिनियस इनकम, और जो फन सेंटर है वो, इसका इनकम ब्रेकअप क्या होगा, यानी किसको कितना रेशो जाएगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इसका भी जिक्र था। यानी मिसाल के तौर पे पार्किंग फ़ी है तो पार्किंग फ़ी तकरीबन 50 लाख रुपए लमसम पर एनम जो है कंपनी को जमा करानी थी, जिस पे 5% कॉम्पोनेंट था कंपाउंड इन्हांसमेंट हर साल टिल द एक्सपायरी ऑफ द लीज, यानी जब तक की लीज है जब तक 5% एनहांस होता रहेगा, लेकिन पार्किंग फ़ी पहले से लमसम केएमसी को जमा करानी पड़ेगी। इसी तरह एंट्रेंस फीस के हवाले से तकरीबन जो है 5 मिलियन लमसम अमाउंट पर एनम ये भी आपको जमा करानी होगी, और इसी तरह जो मिसलिनियस इनकम है पवेलियन एंड क्लब हाउस के हवाले से मौजूद था। इस रिपोर्ट में उस वक्त भी नाज़रीन तस्करा किया गया था एंटी करप्शन की तरफ से, जब ये रिपोर्ट एक उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुरतब की थी, और कहा गया था जी कि इसके ऊपर जो है वो रेड करने का अलाउ किया जाए, फर्दर इंक्वायरी के लिए, ओपन इंक्वायरी के लिए हमें अलाउ किया जाए। लेकिन आज इस रिपोर्ट पे हम बात नहीं कर रहे क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, तजावज़ात और ये तमाम मामला अब सामने आ चुके हैं, इस पर ऑपरेशन भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि आज एक टेस्ट केस के तौर पर समझेंगे, जो मैंने बताया ये डेट आपको कि 1995 में ये एग्रीमेंट इनिशियली हुआ था, जबकि 25 साल के लिए इस पर 1995 के अंदर ये हुआ था। तो उस वक्त फ़हीम ज़मान साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची के, उनके ज़माने में ये हुआ था। तो फ़हीम ज़मान साहब भी आज प्रोग्राम में साथ होंगे, और जिस तरह मैंने कहा कि एक टेस्ट केस के तौर पे समझेंगे कि किस तरह अलादीन पार्क और इस तर्ज के और जगहों पर जो ओपन स्पेसेस हैं शहर के, उन पर कब्ज़ा हुआ, और कब्ज़े के बाद इस पर जो है यहाँ पर कमर्शियल प्लाजाज और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और क्या नहीं तामीर हो गया, क्या क्या हो गया इस पर। इस ब्रेक के बाद सारी अहम तफसीलात होंगी बेनकाब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन तफसीलात। हमने एक टेस्ट केस के तौर पे आपको बताया कि अलादीन पार्क एक टेस्ट केस है। यहाँ पर ओपन स्पेसेस एम्यूनिटी जो प्लॉट्स थे उनके ऊपर किस तरह कब्जे हुए शहर का, और शहर का जिस तरह पूरा जो भूलिया बिगाड़ दिया गया, ये बड़ा अहम मामला है और बड़ा जिसे कहा जाए कि इम्पोर्टेंट मामला है। माशी शहर इसको कहा जाता है इस मुल्क की, और इसकी ज़मीनों पर जिस तरह कब्जे हुए, और मैं जिस तरह बता रहा था कि कोई भी हो, चाहे सियासी पुष्पनाही थी या ब्यूरोक्रेसी की ताकत या कोई और भी जो भी ताकत था जिसका जहाँ बस चला उसने ये काम किया है इस पर, कोई एक फ़र्द नहीं। मेरे साथ फ़हीम ज़मान साहब मौजूद हैं। फ़हीम ज़मान साहब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं। फ़हीम ज़मान साहब, ये थोड़ा हम शुरुआत से ही शुरू करें। May 30, 1995 25 ईयर्स का एक एग्रीमेंट होता है, आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची होते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये शुरू में 280 दुकानें, 5% कमर्शियल एरिया, फिर ये तकरीबन 650 यहीं से स्टार्ट करें। लोगों को बताएं हुआ क्या था, किस तरह स्टार्ट हुआ था, क्या आपका जहन में मंसूबा था, और फिर बिगड़ा किस तरह ये पूरा मामला? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सफारी पार्क की ज़मीन पे कराची सर्कुलर रेलवे का जो ट्रैक है और राशिद मिन्हास का जो रोड है, उसके दरमियान एक 52 एकड़ का रकबा है जो कि सफारी पार्क के मास्टर प्लान में अम्यूजमेंट पार्क के लिए रखा गया था। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना जून 1994 में, तो उससे पहले से एक प्रोसेस शुरू हुआ था जिसके अंदर बिड्स इनवाइट की गई थी, प्रपोजल्स इनवाइट किए गए थे अम्यूजमेंट पार्क के लिए सफारी पार्क में, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया पे। अच्छा, वो मैं उस प्रोसेस के दौरान जो है एडमिनिस्ट्रेटर बना, वो प्रोसेस चलता रहा। अच्छा, हमारा जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो एक डिज्नीलैंड टाइप जो है एक अम्यूजमेंट पार्क का था। अब डिज्नीलैंड तो 400, 500, 800 एकड़ के ऊपर, 1000 एकड़ के ऊपर हुआ करता है, ये 50-52 एकड़ की जमीन थी। तो इसके लिए जो
स्पॉन्सर जो प्रपोजल्स आए उनमें जिस कंपनी को जॉयलैंड को ये फाइनली अवार्ड हुआ, उसने एक सियाम पार्क की तर्ज पे, सियाम पार्क बैंकॉक में एक अम्यूजमेंट पार्क है, उसकी तर्ज पे एक अम्यूजमेंट पार्क जो था प्रपोज किया। अच्छा, उसमें जो उसके अंदर जो था सबसे पहले पार्किंग थी, पार्किंग के बाद एक अहाता था जिसके अंदर आप कवर चार्ज देके एंटर होते, एंट्री थी, और उसके अंदर वो एंटर होने के बाद आप जो है एक शॉपिंग आर्केड, और मतलब जिस तरह से सारी दुनिया में होता है कि कहीं पर ये कोन आइसक्रीम, बर्गर्स के जॉइंट्स, टी शर्ट्स, टेडी बियर्स, इस तरह की चीजें, उसके लिए मर्चेंडाइजिंग का भी उसमें प्रपोजल था। 64% लैंड जो थी was to be kept open, 66% rather, और 34 जो थी वो होनी थी उसके लिए अम्यूजमेंट पार्क के लिए इस्तेमाल। उस 34 के अंदर राइड्स भी थी, वाटर पार्क राइड्स भी थी, वगैरह वगैरह, जितनी चीजें जो एक उसमें हुआ करती हैं वो थी। इस पूरे उसमें से सिर्फ 5% जो था मर्चेंडाइजिंग आउटलेट्स थी, यानी कि चाहे वो कोक का स्टॉल हो, चाहे वो बर्गर का हो, चाहे कहीं फ्राइज मिल रही हैं, कहीं पे पकौड़े समोसे मिल रहे हैं, या कहीं पर कोई एयर गन से शूटिंग हो रही है, इस तरह की चीजों में ये तस्वुर था। दुकानों का एक भी दुकान का तस्वुर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तस्वुर जो था वो ये था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 96 के बाद, 96 में मैं तो चला गया एज केएमसी एडमिनिस्ट्रेटर। मेरे बाद में जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी चली गई, और फिर जो है यहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट और वो दीगर चीजें जो है वो यहाँ पर हुई। 99 में जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई तो मुझे दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। अच्छा, चूंकि ये जो बाहर शॉपिंग आर्केड जिसको इस वक्त आपकी स्क्रीन पे तोड़ा जाता हुआ दिखा रहा है, ये दुकानें बन रही थी, तो मैं जब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था तो सिर्फ तोड़ सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक इलीगल एक्टिविटी है। 95 से 99 जाने के बीच में कौन आया? फारूक सत्तार साहब आए? नहीं, फारूक सत्तार साहब सीनियर मिनिस्टर थे जी। जब यहाँ पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सैक कर दिया गया और यहाँ पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आई वगैरह वगैरह, तो फारूक सत्तार साहब जो थे वो सीनियर, वो ठीक है, वो हमें पता है, लेकिन मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि ये दुकानें ओरिजिनली 280 से 650 हो गई, तो ये किस दौर में हुई? जो जब आप 99 में आए तो ये 280 से नहीं हुई। अच्छा, ना, नहीं, 280 भी नहीं होनी थी, एक भी दुकान नहीं होनी थी। अच्छा। ये मेरे जाने के बाद ये दुकानें बनना शुरू हुई, और उसके बाद जब मैं 99 में बना तो मैंने पूछा ये कैसे बनी, तो उन्होंने कहा जी पहले हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि ये जो दुकानें बना रहे हैं इनको तोड़ दो, और वो हम तोड़ने के लिए गए तो वो ब्लॉक कर दी गई, गार्ड्स और सिक्योरिटी और ये सब कुछ। तो तीसरे दिन हमें फारूक सत्तार साहब ने कहा कि जो इनको जो है मजीद दुकानें बनाने की परमिशन दे दो वगैरह वगैरह। अंजार जैदी साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे मेरे जाने के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ, 99 में मैंने फिर टेक ओवर करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक बिल्कुल गलत काम था उसके अंदर, मगर जब फारूक सत्तार साहब सीनियर मिनिस्टर थे तो उस दौरान में सर्टेन रेगुलराइजेशंस कर दी गई थी। अच्छा, वो चूंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा तो मैंने वो सिर्फ चीजें, अब 99 में जो चीजें देखी थी, अब तकरीबन 21-22 साल हो गए, मुझे सिर्फ धुंधला एक वो याद है कि उसके अंदर कुछ रेगुलराइजेशंस कर दी गई थी, कुछ परमिशंस दे दी गई थी। फिर बाद में ये हुआ कि इसके अंदर एक वो क्लब भी बन गया, दुकानें भी बन गई। फिर निमतुल्लाह खान साहब जब आए तो उन्होंने क्लब को भी रेगुलराइज किया, और उन्होंने दुकानें जो थी उनके ऊपर 25% केएमसी का शेयर करके और 75% स्पॉन्सर्स का करके उन्होंने, जहां तक मेरी मालूमात है, उनको भी रेगुलराइज कर दिया। ये लीगल प्रोसेस क्या है इसका? जो अरेंजमेंट थी, इसका ये भी थोड़ा बताएं नाज़रीन को, व्हाट इज द लीगल प्रोसेस फॉर दिस? कैन अ मेयर और अ मिनिस्टर कैन डू दिस ऑन हिज ओन? एक केएमसी की रेजोल्यूशन होती है, उसके लिए जरूरी होती है, या कोई अपने तौर पे रेगुलराइजेशन कर सकता है, अमेंडमेंट्स कर सकता है? क्या इसका प्रोसीजर लीगली क्या है? देखिए, जब हमने ये अम्यूजमेंट पार्क था तो उसकी काउंसिल रेजोल्यूशन हुई, और वो रेजोल्यूशन होने के बाद रेजोल्यूशन जाती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो चीजें हुई तो मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं,
वो काउंसिल रेजोल्यूशन हुई या जिस वर्बल परमिशन दी गई या दिया गया, मगर दिस इज व्हाट आई केम टू नो, ठीक है ना। जहां तक मेरे उससे है, एक दुकान भी बनना वहां पर नाजायज था। ये एक पार्क की, एक अम्यूजमेंट पार्क की, पब्लिक पार्क के लिए ये फैसिलिटीज दी गई थी और ये पब्लिक पार्क ही रहना चाहिए था। अच्छा, अब इसके अंदर स्पॉन्सर्स ने केएमसी को अप्रोच किया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अप्रोच किया, उन्होंने उसको रेगुलराइज कराया, क्या किया। अब वो अगर उन्होंने केएमसी को अप्रोच किया होगा, केएमसी ने उसकी जरूर कोई ना कोई काउंसिल रेजोल्यूशन बाद में की होगी उसको रेगुलराइज करने के लिए, उसको फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास भी भेजा होगा। क्योंकि इस वक्त जितने भी बल्दियाती इदारे हैं या जब भी होते हैं बल्दियाती इदारे, सिंध के अंदर तो हुकूमत सिंध के मातहत है। ये तो रेजोल्यूशन आ गई के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो प्रोसीजर है, ये बड़ा अहम पहलू था, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि रेजोल्यूशन हुई या नहीं हुई, क्या प्रोसीजर हुआ। उसके बाद आप 99 में दोबारा आ जाते हैं, फिर 99 में आने के बाद आपको पता, आप जाते हैं वहां पर, फिर क्या होता है? ये यहाँ पर आए नेमतुल्लाह से पहले, यानी 2001 से पहले, 99 पे अब आते हैं। अब हम 99 में फिर क्या होता है जब आप आते हैं? जी, 99 में मेरा ख्याल है ये है अक्टूबर नवंबर 99 का जी। तो ये मैंने अपनी जब ये चीजें देखी, मैंने बुलाकर सारे जो अफसर थे उनसे भी पूछा और जो स्पॉन्सर्स थे उनको भी बुला के सख्त झाड़ भी दी कि तुम लोगों ने क्या किया, हमने आपको किस काम के लिए दिया था। एक बाकायदा नक्शा बना था, एक साइड प्लान बना था जिसमें सारी राइड्स कहाँ पर कौन सी होगी, कहाँ पे वाटर राइड होगी, कहाँ पर, वो तमाम चीजें जो थी वहां पे बाकायदा उस पे साइन किए गए थे। एज केएमसी भी किए गए थे, मेरा ख्याल है डायरेक्टर पार्क्स ने किए होंगे या मैंने किए होंगे, और खुद जो स्पॉन्सर्स थे उनकी तरफ से अली नकवी आर्किटेक्ट थे, उन्होंने वो बनाया था, वो बना के उनको उन्होंने प्रेजेंट किया, हमने उसको अप्रूव किया था। उसमें किसी किस्म की दुकान का कोई तस्वर नहीं था। दुकान, अगर जिस चीज को दुकान, देखिए कोई भी अम्यूजमेंट पार्क होता है तो वहां पर अंदर पार्क रिलेटेड एक्टिविटीज की शॉप्स होती हुआ करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर नहीं होंगी। लोग सिर्फ और सिर्फ झूले तो नहीं झूलेंगे, उन्हें पानी भी चाहिए, उन्हें कोक भी चाहिए, उन्हें खाने पीने की चीजें भी चाहिए, उनको मोमेंटोज भी चाहिए, उनको की चेन्स, बहुत सारी चीजें। तो वो मर्चेंडाइजिंग वो कहलाती हैं, टी शर्ट्स हैं, ये ना वो मुख्तलिफ किस्म, मगर वो तमाम की तमाम पार्क रिलेटेड चीजें होती हैं। अच्छा, जब वो आपने कर दिया, अब और वो जब आप एक दफा अपना एंट्री फी देकर अंदर जाते हैं तो वो मर्चेंडाइजिंग जो स्पॉट्स हैं वो अंदर हैं। यहाँ तो ये हुआ कि वो सारी की सारी, जहां तक मुझे, आप 285 और 600 की बात करें, मुझे तो जो पता है वो ये पता है कि तकरीबन 400 दुकानें थी। अच्छा, जब वो 400 दुकानें, जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा जी हम ये कर रहे हैं और इसमें, और इसकी 6 लाख रुपए कीमत है। तो मैंने उसको 6 लाख रुपए की फहीम साहब, 1999 में जब आपने देखा तो 400 दुकानें थी, और ये दुकानों पोजेशन था या ये दुकानें खाली थी उस वक्त? दुकानदार आ चुके थे? नहीं थे इसमें? नहीं, उस वक्त खाली थी, उस वक्त खाली थी। और मैं सिर्फ, देखिए मैं सिर्फ याददाश्त पे आपको चीजें बता रहा हूँ। जो मुझे याद है वो 400 दुकानें बनी थी उस वक्त, जो बनी हुई थी वो 400 दुकानें बनी हुई थी। वो 600 कब हुई, क्या हुआ, वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। देखिए मैं 99 से आज जो है 22 साल हो गए। अब ये तो नहीं तस्वुर कर सकते कि मैं हर चीज मुझे जबानी याद रहेगी, ठीक है ना। और मेरे पास लाजमत है आज केएमसी की वो फाइल्स नहीं है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं 101% उस पर कहता हूँ। चाहे कोर्ट मुझे बुला ले, डॉक्यूमेंट्स देख लें, चेक कर लें, मेरे हाथ से हर चीज जो हुई है वो एज पर लॉ हुई। मेरे बाद में उसको अमेंड किया गया, एक एग्रीमेंट हुआ, दूसरा एग्रीमेंट हुआ, तीसरा एग्रीमेंट हुआ, चौथा एग्रीमेंट हुआ, चीजें मॉडिफाई की गई और उनको वो किया गया, अप्रूव किया गया। तो लाज़िमत है जो स्पॉन्सर्स थे वो बिजनेस में अच्छा, फिर आप 1999 में वहां गए और फिर आपने क्या ऑर्डर्स दिए जब आपने दुकानें देखी जो पोजेशन नहीं हुआ था? 400 दुकानें। मैंने अपने को ये कहा जी, मैंने अपने अमले को ये कहा, उस वक्त डायरेक्टर सफारी पार्क और जू जो थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है वो मंसूर काजी साहब थे, वो शायद आज भी केएमसी में मौजूद हैं। तो उनको मैंने ये ऑर्डर्स किए थे कि भाई आप जाके ये दुकानें आप पजेस कर लें, हमारी चीजें हमारी वो है। और ये कहते हैं कि जी ये 75% इनका है, 6 लाख रुपए की है, तो ठीक है 4.5 इनको हम देंगे, बाकी पैसे जो है केएमसी की इनकम होनी चाहिए। हम 3 में बेचें या हम 20 में बेचें, ठीक है।
और चूंकि उस वक्त तो एक बहुत ही मुबम सी बात थी ना, हम उनको दुकानों को तोड़ते, हम क्या करते, वो तो आगे की बात थी। मगर जब हमारा अमला रात को पहुंचा, शायद कोई 6 बजे की बात है, तो वहां पर फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियां आ गई, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। रातों रात दुकानदारों को लाके उन दुकानों को पोजेस करवाया गया, और फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो एक हिस्ट्री है। अच्छा, मैं खुद भी 99 में कोई 4 महीने रहा, मैं कोई बहुत अरसे रहा नहीं, तो उसके बाद आई लेफ्ट। उसके बाद क्या हुआ ना, मेरे उसकी आप मुझ पे जिम्मेदारी दे सकते हैं ना। नहीं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है उन्होंने क्या दुकानों को, जो आप कह रहे थे कि केएमसी पोजेस कर ले उन दुकानों को, केएमसी टेक ओवर कर ले। अच्छा सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आई आस्क दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस ब्रेक। जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि उस पर हम 95 से शुरू हुए, 95, 97, 99 पर आ गए, और आगे सिर्फ टेस्ट केस है। असल सवाल फिर इनसे ये पूछेंगे कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन नाउ, क्योंकि यहाँ पे इस पर पूरा जैसे कहा जाए कि बेड़ा गर्क शहर का हुआ है इन एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर, जो कमर्शियल और जिसका जहाँ बस चला उसने किया है। इस ब्रेक के बाद अहम सवाल हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हम 1995 से शुरू हुए हैं। 25 साल की लीज़ अलादीन पार्क के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये टेस्ट केस है। इसको अगर मिसाल बना के आगे बढ़ा जाए तो इसी मिसाल से हाल से आगे हम सीख सकते हैं कि किस तरह इस शहर में कब्जा किया गया एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर, किस तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ या रेजिडेंशियल प्लाजाज कायम कर दिए गए। तो फ़हीम ज़मान साहब, आपसे गुफ्तगू, आपने जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान साहब साथ हैं, 99 तक आ गए, आप आए, आपने आके कहा कि उसको पोजेस करो, आप कह रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे आए, फिर उसके बाद जो हुआ वो कह रहे हैं हिस्ट्री है। तो सर हमें सीखने के लिए इससे क्या मिलता है? मतलब ये जो अगर अलादीन का एपिसोड टेस्ट केस है ना सर, आप भी कहते हैं, तो व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस? देखिए, सबसे पहले सिर्फ अलादीन पार्क नहीं जी, न सिर्फ नस्ला टावर्स नहीं जी, सिर्फ 1-2 बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा। देखिए, जहां तक देखिए केएमसी ने जब लीज दी भी थी एसी एग्रीमेंट के कंटिन्यूएशन में, 25 साल की लीज दी थी। अगर 95 या 96 से लगाएं तो 2020-2021 में वो लीज खत्म हो गई। ठीक है, अगर दुकानें बनाई भी गई थी और उसको रेगुलराइज भी कर दिया गया था, चाहे नेमतुल्लाह खान साहब ने किया, चाहे फारूक सत्तार साहब ने करवाया, किसी ने भी कराया, ठीक है, वो 2020-2021 में खत्म हो गए। अब ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर रिवर्ट्स बैक टू केएमसी। ठीक है, पहली बात तो ये। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये हमारा नुकसान हो गया, तो भाई आपका नुकसान कैसे हो गया? अगर एक चीज दी 25 साल के लिए गई है, 25 साल पूरे हो गए, तो सरकार को ये पूरा हक हासिल है कि वो उसको वापस करे, या तो वो उसको आगे रिन्यू कर दे या नहीं करता तो उसमें। अच्छा, एक बात। नंबर 2, अगर किसी ने दुकानें, फ्लैट्स या अगर कोई चीज बेची है, किसी बिल्डर ने, किसी स्पॉन्सर ने, तो जिन लोगों ने को, जैसे मैं अब, क्योंकि अलादीन पार्क का एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, मैं एक सिंपल केस की तरफ जा रहा हूं, नस्ला टावर्स की। ठीक है, नस्ला टावर का अवामुन नास ने ये देखा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एनओसी फॉर सेल नस्ला टावर्स को दे दिया। बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग के बिक गए, बिल्डिंग की ट्रांसफर्स हो गई, सब कुछ हो गया। तो इसमें अवामुन नास जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, वो तो कहीं पर फॉल्ट पे नहीं है ना। या तो नस्ला टावर्स के स्पॉन्सर्स हैं, या सिंध गवर्नमेंट के, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, या जो भी सोसाइटीज या उनके लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको तोड़ा जाना चाहिए, मैं 101% इत्तेफाक करता हूं कि ये तोड़ा जाना चाहिए। ये इसलिए तोड़ा जाना चाहिए कि इस मुल्क में लोगों को अल्लाह का खौफ तो खत्म हो गया, कम से कम खौफ कानून ही रह जाए, खौफ कानून भी नहीं बचा है। तो अगर आप इसको तोड़ोगे और सरकार या सुप्रीम कोर्ट इस बात को इश्योर करे कि जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की नाअहली की वजह से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, या दिल्ली मुस्लिम सोसाइटी या जौन सी भी सोसाइटी है, या तो उनसे वो पैसे वापस करवाए जाएं आखिर। और वो करवाने का बहुत आसान तरीका है, आप ये प्लॉट खाली हो जाता है, आप प्लॉट को ऑक्शन कर दीजिए। उस प्लॉट, अगर स्पॉन्सर्स नहीं देते तो उस प्लॉट को आप ऑक्शन कर दीजिए, उसको प्लॉट को ऑक्शन करके, और फिर बाकी जो भी डेफिसिट बचता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध पूरा करे। ठीक है, अगर आप ये करोगे। अच्छा, ये देखिए, मैंने कल भी एक किसी प्रोग्राम में कहा था
कि दफा 144 अंग्रेज छोड़ के गया है हमारी स्टैच्यू बुक्स पे। हमें कानून बनाने की, तरीकेकार बनाने की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि हमारे यहाँ फेलियर है गवर्नेंस का। हमारे यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हुकूमत, गवर्नेंस का कोई मुतबादिल तर्जुमा उर्दू में मुझे नहीं मिलता। तो यहाँ पर हुक्मरान है, गवर्नेंस नहीं है। तो गवर्नेंस अगर सीखिए तो उसमें तमाम चीजें मौजूद हैं। कोई आप अनोखे मुल्क तो नहीं है ना। अगर कोई गलत काम होता है, जिसका भी जो भी कर रहा है वो गलत काम, वो उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन भाई साहब ये दूसरी बात ये भी है कि हर चीज का अगर आप देखें तो कानूनी किताब में प्रोसेस मौजूद है, कहीं बाय लॉज मौजूद हैं, कहीं प्रोसीजर मौजूद है। मिसाल के तौर पे केएमसी गई तो केएमसी की रेजोल्यूशन है, फिर उसके बाद आगे सिंध गवर्नमेंट है। तो हर चीज को बाईपास किस तरह कर देता है कोई भी एक शख्स जो कि बहुत ताकतवर हो, वो चाहे मेयर हो या वो चाहे कोई सियासी शख्सियत हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई और हो, वो ये बाईपास करने की जो कुव्वत उसमें आती है, कम से कम उस एक शख्स को, ये छोटे मोटे अफसर नहीं केएमसी के, उस एक शख्स को तो कम से कम करार वाकई सजा देनी चाहिए, ताकि ये दूसरों के लिए भी इबरत का निशान बने कि कोई भी आके तमाम लॉज को छोड़ के अपनी मर्जी से जो करना चाहे कर दे, किसी को रेगुलराइज कर दे, किसी को कुछ कर दे। देखिए, पहली बात तो मैं ये अर्ज करूं, मैंने खुद सरकार में काम किया है, पब्लिक से जाके किया है। मैंने मतलब मैं सिविल सर्विस का उस तरह से वो नहीं था, लिटरल अपॉइंट ही था, मगर मैंने किया है। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो ऑफिसर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं या अमला जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो उस वक्त तक कोई बेमानी या गलत काम नहीं करता जब तक उससे करवाया ना जाए। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, अगर मैं किसी को ग्रेड 16 या 17 के अफसर को या 18 के, इवन 19 के अफसर को अगर मैं बुला के अपने दफ्तर में गालियां दूं और उससे मैं कहूं जाके ये करो, आपके ख्याल में कोई ऐसा सरकारी अफसर है जो मना कर देगा? शाज़ो नादिर कोई एक आध अफसर होगा जो आपके सामने स्टैंड करता है। स्पेशली कराची, जहां पर कानून था ही नहीं, जहां पर डेड बॉडीज जो है बोरियों में भर के घर आती थी, वहां पर कोई सरकारी अफसर किसी मिनिस्टर को, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को, किसी नाजिम को मना कर सकता है? तो ये तो मासूमियत की बात है ना। देखिए, वो तमाम लोग जो, देखिए, मैं इस पूरे केस में मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट अपने रजिस्ट्रार को कहे, 2 अच्छे वकला को ले और इन फाइल्स को सबको चेक करवाए। किसी FIA, पुलिस, एंटी करप्शन को देने की जरूरत नहीं, अपने पास करवा ले और अपने पास करवा के जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उनको FIA को भेज दे, नैब को भेज दे, पुलिस को भेज दे, एंटी करप्शन को भेज दे कि भाई ये हमारी फाइंडिंग्स है। और उसके बाद आप बोले लोगों के स्टेटमेंट्स लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, मुझे जब भी एडमिनिस्ट्रेटर रहा, कभी किसी सरकारी अफसर की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे कोई इनकार कर सके, जबकि मेरे पीछे तो कुछ भी नहीं था। तो आप समझते हैं जो ताकतवर पॉलिटिकल पार्टीज या अगर मार्शाल्लाह हुकूमत है, कोई ब्रिगेडियर या मेजर जनरल आ गया, तो उसमें कोई आम सरकारी अफसर बेचारा KMC, DMC का या KDA का उनको मना कर देगा? अच्छा हाँ, जब एक दफा वो जो अगर गंगा बहना शुरू कर देती है तो फिर सब हाथ धोते। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी अफसरों पे मत डालें, इस बात पे देखें कि उनसे ये काम कौन करा रहा है। Exactly, लेकिन सरकारी अफसरों को भी जरूर सजा दें। यही मेरा सवाल है कि सारे प्रोसेसेस को। लेकिन फहीम साहब, ये फिर ये जो बहुत से लोग तो यहाँ से, जैसे यूनुस मेमन का आपने नाम, ये कौन है? और ये इस तरह के और नाम कितने जो यहाँ से कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, सेटल हो गए, पैसे बना के सिंध हुकूमत में थे, रेवेन्यू में थे, कोई लैंड यूटिलाइजेशन में था, कोई कहीं था, कोई KDA SBCA में था, तो वो तो निकल भी गए, पैसे पना बुनू के जो बेचना था बेचा, जो आगे लैंड कुछ देखिए, ये जितने लोग निकल गए, चले गए, ये बुनियादी तौर पे डाकिये थे। जो असल पैसे बनाने वाले हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बात क्यों आप ये समझ रहे हैं कि यूनुस मेमन या मंजूर काका अपनी जात में कोई अंजुमन थे? वो बिल्कुल अपनी जात में अंजुमन नहीं थे, ठीक है? वो किसी का एक्सटेंशन थे, किसी को रिप्रेजेंट करते थे, किसी का फेस वैल्यू थे, ठीक है? तो वो तो हैं। और आप अगर करप्शन के ऊपर अगर कोई कनाडा या अमेरिका में या बरतानिया में छुपा बैठा है, अगर आप उसको, अगर यहाँ पर जो कानूनी तकाजे हैं पूरे करके उनके लिए उनके एक्सट्रेडिशन मांगेंगे, कौन सा मुल्क है जो उनको बचा के बैठेगा? देखिए, ये कोई सियासी वो तो नहीं है ना, ये तो सरकारी मुलाजिम थे जो यहाँ से पैसे बना के भाग गए, ठीक है ना? अब तो सारी दुनिया में अभी क्या मलिक रियाज साहब की 190 मिलियन पाउंड्स की
जो प्रॉपर्टीज थी वो स्कॉटलैंड यार्ड ने और उनका जो एंटी करप्शन यूनिट था, उन्होंने आखिर वो पैसे वसूल किए ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस किए। सो अगर क्रिमिनल केसेस, मैं फिर कह रहा हूं कि कानून एग्जिस्ट करते हैं, तौर तरीके, सारी चीजें मौजूद हैं। अब अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो उसमें हमारी ज्यादती है ना, हमारी नाअहली है। तो हम उसको जब तक तो आप ये मत कहिए कि इसको कैसे किया जाए। सारी चीजें स्टैच्यू बुक्स पे मौजूद हैं, तरीके मौजूद हैं, रूल्स मौजूद हैं, लॉज मौजूद हैं। कुछ अंग्रेज छोड़ के गया, कुछ हमने परफेक्ट किए। ठीक है, आज 1947 से अब 75 साल होने को आ रहे हैं, तो आखिर हमने भी तो कुछ तरक्की की है ना, हर मामले में की है। अगर करप्शन में की है तो हमने कानून साजी में भी की है। तो हम वो चीजें कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, ये और एक आम आदमी के लिए भी बताते जाएं, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि जो इफेक्टिव्स हैं, यानी जो लोग थे जिनका जैसे नस्ला टावर है उस पर गिरता है तो वो उनको आप लैंड ऑक्शन करके वापस कर दें, जो भी उनकी अमाउंट है जिसमें थी। फिर एक आम आदमी, क्योंकि अभी यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन एक आम आदमी जो लेने जा रहा है, कहीं फ्लैट है, कोई अपार्टमेंट है, कोई घर है, कहीं भी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल साइट पे भी जा रहा है, तो उसके लिए इस वक्त ये तमाम चीज़ें जब वो उसको तो नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे SBCA की हालत ये है कि अगर हम पूछते भी हैं, हम पूछते हैं मीडिया की हैसियत से, तो हमें बताने में 1 महीना लग जाता है कि हाँ ये कोई स्टोरी करने से पहले, या कोई और अथॉरिटी है बताने में, कोई बात भी नहीं करते कि मुनासिब समझते बात करना। कौन जाके पूछे सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। तो फिर कौन बताएगा, ये एक आम आदमी को कौन बताएगा कि वो जिसमें ले रहा है वो इम्यूनिटी प्लॉट है या नहीं है? वो तो ले लेगा, उसने जाके खरीद लेना, अपनी इन्वेस्टमेंट सारी डाल दी सेविंग्स। नहीं, आप मिस कर रहे हैं एक बात जो मैंने पहले अर्ज किया था। देखिए, इस मुल्क का कानून यह है, या इस सूबे का या इस शहर का, कि अगर कोई बिल्डर कोई बिल्डिंग बना रहा है तो उसको प्रॉपर्टी बेचने के लिए एक NOC फॉर सेल चाहिए SBCA से या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, एक वो चाहिए। कोई अखबार आपका इश्तिहार नहीं छापेगा अगर उसके अंदर SBCA का NOC नहीं है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तमाम चीजें चेक कर ली हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये लीगल हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल, लेकिन भाई साहब, मैं इसी में सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ऐसे हमने किए हैं यहाँ पे स्टोरीज, यहाँ पे NOC भी मिली हुई है, एड भी पब्लिश्ड है, लेकिन NOC जिस जमीन की मिली है ना। मुझे 1 मिनट दे दीजिए। जी बिल्कुल, आप कंप्लीट करें। जी करें जी सफियान, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, कोई भी बिल्डर या मैं या आप कोई चीज बनाना चाहते हैं तो जो भी हमारे इलाके की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, हम उसको अपना बिल्डिंग प्लान सबमिट करते हैं। वो बिल्डिंग प्लान्स वेट करता है टेक्निकली अथॉरिटी, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कोई भी अथॉरिटी हो। मगर साथ में जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, यानी कि अगर कुरंगी कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है तो वो बिल्डिंग प्लान्स तो कुरंगी कैंटोनमेंट बोर्ड करेगा, मगर वो जमीन जो है वो BOR की है, तो वो DC को भेजेंगे, DC चेक करेगा, DC का ऑफिस, और कहेगा हाँ ये जमीन फहीम जमान खान की या सफियान खान साहब की है। ठीक है, जब वहां से कंफर्मेशन आ जाएगी तो वो बिल्डिंग प्लान्स जो है उनके अंदर टेक्निकली कि भाई ओपन स्पेसेस ये होनी चाहिए, वो सिंध कैंटोनमेंट बोर्ड या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो आपको अप्रूवल करके देगी और NOC देगी टू एडवर्टाइज फॉर सेल। अच्छा, अगर NOC एक दफा इशू कर दिया तो इस सारी चीज की जिम्मेदार जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। अगर NOC के बगैर अगर कोई आदमी कर रहा है तो फिर वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से ज्यादा दूसरे